नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिजिक्स का यहाँ पे क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए। तो जितने बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट तरीके से लाइक और शेयर कर दे सभी बच्चों को, ताकि क्लास शुरू हो चुकी है। और आपको पता है कि डेली जो है वो आपका ऑल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स हो रहा है अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, क्लास की टाइमिंग है 6:30 बजे से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू हो जाता है। ठीक है, और बाकी और सब यदि क्लासेस भी यहाँ पे चल रही है तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा फटाफट तरीके से, तो आपको सारी सब्जेक्ट की जानकारी जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए और सभी को गुड इवनिंग। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, है ना। तो आइए आज की क्लास में जबरदस्त तैयारी फिर से कीजिए हम लोग। और यहाँ पे कमेंट भी करना है आपको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, है ना, ताकि आप लोगों की क्या तैयारी का लेवल है ये भी क्लास के लास्ट में आपको दिख सके। तो चलिए सभी को शेयर कर दीजिए। याद रखिएगा जो पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, ताकि कोई भी क्लास जो है, अगर कोई भी पिछली क्लास छूट गई है या आज पहली बार जुड़े हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट तरीके से। रेडी हैं आप लोग? चलिए बहुत अच्छे, सभी रेडी हैं। यस सर, यस सर। चलिए बहुत अच्छे, तो क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? पूछा गया है किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। The electric field inside a charged hollow sphere। चलिए फटाफट आंसर लगाना शुरू कर दे बच्चे। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर, है ना, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर आना शुरू हो गया है। फटाफट आंसर लगाएंगे। बिल्कुल शून्य होता है। बहुत अच्छे सासाराम भाई, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं। चलिए मृत्युंजय, शाकिर, श्वेता, सोफिया, बहुत अच्छे अमरजीत। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक बोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल कितना आवेश होगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर of capacity 1 microfarad connected to source of 1 volt will be। एक वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पे कुल कितना आवेश होगा? अब इसे सही कीजिए आप लोग। 0, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, 2 का भी राइट आंसर आना शुरू हो गया। दिव्या, राणा जी, सोफिया, शुभम पांडे, बहुत अच्छे। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। इस चैनल पे फ्री क्लास शाम के 6:30 बजे से तो चल ही रही है। साथ ही साथ आप सभी के लिए 90% दिलाने वाला क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है, वो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, जिससे सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। भले ही आप पढ़े अथवा नहीं पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस 2 महीने में भी अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप जो है 90% बिल्कुल बना के आएंगे, यानी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट का PDF अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम आंसर के साथ, जिससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का लेते हैं तो 1000 लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का लेते हैं तो भी 1000 लगता है, और हिंदी, इंग्लिश का लेते हैं तो 400 रुपये में लगता है। और सब्जेक्ट का 1300 रुपये आपको देना होता है। अगर कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 400 में मिल सकता है। जैसे कोई केमिस्ट्री लेता है, फिजिक्स लेता है, मैथ लेता है, तो एक सब्जेक्ट का 400 में आपको मिल जाता है। ध्यान देंगे, इसे लेने के लिए करना क्या है, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस नंबर पर पेमेंट करना है, फोन पे या
गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम नहीं करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे और इसी का पेमेंट का फ़ोटो लेकर इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी आपका यही है और पेमेंट का नंबर भी यही है। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, क्वेश्चन आंसर उसी टाइम आपको सेंड कर दिया जाएगा और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना और इसकी 100% गारंटी है कि इसके अलावा एग्ज़ाम में आपसे कुछ नहीं पूछे जाएंगे। देखिएगा, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। पूछा क्या गया है? धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? समरूप, त्वरित, अपसरित या अवमंदित। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब धड़ाधड़ आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति पूछा गया है। चलिए बहुत अच्छे, सुमन, ट्रेंडी, सोफिया, मृत्युंजय, रिया कुमारी। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर लगाएं। शाशाराम, बहुत अच्छे। समरूप। चलिए 3 का राइट आंसर देखिएगा, यहाँ पे अपसरित होती है। राइट आंसर है ड्रिफ्टिंग। जितने बच्चे सी के साथ गए, जबरदस्त आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये पूछा गया है। किलोवाट आर इज यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? चलिए एकदम ध्यान से आंसर करें, क्वेश्चन को देखिए। 4 ऑप्शन दिया गया है। विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, आखिर किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? रगड़ के आंसर कीजिए फटाफट तरीके से। और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार सभी को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे जो है वो क्लास में जुड़ सके। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। कौन सा ऊर्जा? तो विद्युत ऊर्जा। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किलोवाट जो है वो किसका मात्रक होता है? तो एनर्जी का मात्रक होता है ना। चलिए बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एक एक बच्चा का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर देखिए बिल्कुल सही है। राणा जी, सेक्रेट स्टार, आर्मी बॉय, विकास बाबू, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल 5 नंबर, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है? लेंज का नियम पूछा गया है, किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है? लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में सही कीजिए फटाफट तरीके से। चलिए नीरज कुमार, बहुत अच्छे, आंसर लगाओ फटाफट। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है? चलिए बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त आंसर कर रहे हैं बच्चे। देखिए याद रखिएगा, सी के साथ जितने बच्चे गए एकदम धमाल कर दिए। ऊर्जा के, है ना। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा, ऊर्जा। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे सी के साथ गए एकदम धमाल मचा दिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मुक्त आकाश का पैराबैरिता का मान क्या होता है? द पेरिमीटर ऑफ फ्री स्पेस इज। मुक्त आकाश के पैराबैरिता का मान। अब इसमें रगड़ के आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर लगाइएगा, मुक्त आकाश के पैराबैरिता का मान क्या होता है? चलिए मुरली विजय, अमीश, सुमन, आरव सिंह राजपूत, बहुत अच्छे, एकदम धुआंधार आंसर करते रहे फटाफट तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, 6 का राइट आंसर क्या होगा? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जितने बच्चे सी के साथ गए एकदम तहलका मचा दिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। तो संधारित्र की ऊर्जा पूछी गई है कि संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी? संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा पूछा गया है हाफ CV स्क्वायर। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है 7 का। बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम बिल्कुल सही जवाब है। देखो क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। यहां से निकालोगे हाफ, सी दिया गया है कितना, है ना। चलिए बहुत अच्छे, सी दिया गया है कितना, 50 माइक्रोफैराड, तो 10 टू द पावर -6। और भी कितना दिया गया है, 10 वोल्ट, 10 का स्क्वायर।
चलिए अब इसको कर देंगे तो कितना हो गया 25 इंटू 10 टू दी पावर -4 या 25 नहीं है ऑप्शन में तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए सुमन आर्मी बॉय विजय राज, क्या बात है, जबरदस्त, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, एक एक बच्चे एकदम धड़ाधड़ तरीके से शेयर करते रहे। वांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है, वांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है। वांडी ग्राफ जनरेटर इज ए मशीन विच जनरेट्स उच्च धारा, उच्च वोल्टता, उच्च धारा, उच्च वोल्टता या केवल अल्प धारा। अब इसमें अगर क्या आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में, वांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है। नीरज कुमार बी होगा, फिर से बनाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8 का राइट आंसर देखिएगा, वांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है तो जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। जितने बच्चे बी के साथ गए हैं कमाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे श्वेता, सासाराम, पुष्कर, क्या बात है। चलिए अगला सवाल, एक एक बच्चा का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा है, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो, है ना, तो तार के किसी काट से प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। चलिएगा अब धुआंधार से करेंगे फटाफट तरीके से, सही जवाब क्या होगा। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम है, तो तार के किसी काट से प्रति सेकेंड प्रवाहित ऊष्मा क्या होगी। चलिए क्या होगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, है ना। अब इसे सॉल्व कीजिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, बहुत अच्छे राइट आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। जितने बच्चे बी के साथ गए हैं एकदम झकास आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक एक बच्चे देखिए बी 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 बिल्कुल राइट आंसर करते हुए ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, राहुल, नीरज, अमीश, गुलशन, मृत्युंजय, क्या बात है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमो का कार्य सिद्धांत पूछा गया है कि डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत होता है वो किस पे आधारित होता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो डिपेंड्स अपॉन, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, प्रेरित चुंबक पे या प्रेरित विद्युत पे। क्वेश्चन नंबर 10 में धमाल मचाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है। चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट, क्या बात है, विजय, गुड्डी यादव, पुष्कर, क्या बात है, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। बी के साथ जितने बच्चे गए एकदम धमाल मचा दिए हैं, राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए साकिल, राणा जी, क्या बात है, डब्लू। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 64 समरूप बूंदे, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। बड़े बूंद की धारिता पूछा गया है, जब 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर बड़ा बूंद बनाती है तो बड़े बूंद की धारिता। क्वेश्चन नंबर 11 में फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्या बात है, सबसे स्पीड में आंसर किए हैं अमरजीत, क्या बात है, जबरदस्त, निखत, सुमन, नीरज, अमरेश कुमार, बिल्कुल राइट आंसर है 11 का 20 माइक्रोफैराड के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे पुष्कर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर क्या अचर रहता है। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो क्या जो है कांस्टेंट रहता है, आवृत्ति, वेग, तरंग लंबाई या आयाम। अब इसे सही करके दिखाइए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अचर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आंसर करेंगे। चलिए अमीश,
गुलशन, भारती, सोफिया, नीरज कुमार, नॉलेज बाय प्रियांशु। बहुत अच्छे, फटाफट आंसर। क्या बात है, एक के साथ जितने बच्चे गए हैं याद रखिएगा आवृत्ति बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पे आवृत्ति अचल रहती है। जबरदस्त। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 में अब धुआंधार आंसर करेंगे। पूछा गया है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में फटाफट से आंसर लगाएंगे। 5 ओम प्रतिरोध दिया गया है ना। 5 ओम प्रतिरोध क्या है दिया गया है यहाँ पे, और बोला गया है जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक ऊष्मा प्रवाहित हो रही है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। क्या बात है, बच्चे तो आंसर ही याद कर लिए हैं। चलिए बहुत अच्छे। 13 का राइट आंसर 28 से क्लोरी एकदम फटाफट मार रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बात है दीपक, पुष्कर, डब्लू कोरियन, बहुत अच्छे। आर्मी बॉय गुड्डी कुमारी यादव, चलिए जबरदस्त। चलिए अगला सवाल 14 प्रतिघात का मात्रक पूछा है आपसे। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है। अब इसमें धमाल मचाइएगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, महो, ओम, एम्पियर या फेराडे। 14 नंबर क्वेश्चन में धमाल मचाइएगा। प्रतिघात का मात्रक पूछा गया है, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन, क्या बात है, जबरदस्त आंसर आ चुका है। ओम के साथ जितने बच्चे गए हैं एक एक बच्चा का सही जवाब है ओम। चलिए नौजीश आलम, बीटीएस साइलेंट, राणा जी, सोफिया, बहुत अच्छे, नीतीश कुमार। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी आवर्धन क्षमता पे क्या असर पड़ेगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाए तो आवर्धन क्षमता पे क्या असर पड़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, शून्य हो जाएगी या नहीं बदलेगी। 15 नंबर क्वेश्चन में धमाल मचाइए। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता पे क्या असर पड़ेगा। चलिए भारती, नीरज, पुष्कर, बहुत अच्छे, राहुल कुमार, क्या बात है, अंजलि कुमारी, बिल्कुल राइट आंसर है। 15 का राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है ना। बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बहुत अच्छे मुंचुन, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल 16 देखिएगा। एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश की किरणें आपतन कोण I1 है, निर्गत कोण I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा। एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 है, निर्गत कोण I2 है, तो बोल रहा है I1 और I2 में क्या संबंध होगा। 16 में ध्यान से क्वेश्चन को देखो बच्चा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आते हैं। बस आपको डेली एकदम क्लास में तैयारी करना है ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए बहुत अच्छे, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से सही जवाब किए हैं। चलिए बहुत अच्छे नौजीस, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दार्शनिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखने पर क्या उत्तर आता है। 17 को बोल रहा है बाइनरी टू डेसिमल नंबर में चेंज कीजिए, है ना। 25 को बाइनरी डेसिमल नंबर का रिलेशन पूछा है, ठीक है। फटाफट तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए 25 का पूछा है बच्चा, 25 का कैसे निकालते हैं, है ना। 12 दूना 24, है ना, 1 रिमेनिंग, फिर निकालें कितना, 6 दूना 12, ठीक है, 0, फिर निकालें कितना, 3 दूना 6, ठीक है। उसके बाद फिर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में 1, है ना, और फिर यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से फटाफट तरीके से निकालेंगे तो सही जवाब क्या होगा 1, देखो 1 1 0 0 1 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल का आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, एक एक बच्चा का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल देखिए क्या है, नीचे से लेते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यदि एक गोले पर आवेश दिया गया है 10 माइक्रोकूलम
तो इसकी सतह पे विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। विद्युतीय फ्लक्स का मान पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में। अब इसका आंसर लगाइए फटाफट। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि गोले पर आवेश दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में रगड़ के आंसर करो फटाफट तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, 18 में धमाल मचा के आंसर किए हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए डी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल फटाफट तरीके से सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए क्या पूछा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। विच सीरीज फॉल इन विजुअल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 19 में अब रगड़ के आंसर करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। ब्रैकेट श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, लाइमन श्रेणी या बामर श्रेणी। चलिए बहुत अच्छे भारती कुमारी, शहनवाज आलम आंसर लगाएं फटाफट। अमरेश, चलिए ताकीर, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। जितने बच्चे दृश्य श्रेणी में बामर श्रेणी क्लिक किए हैं एकदम जबरदस्त तरीके से सही जवाब है। बामर श्रेणी बिल्कुल राइट आंसर है। दृश्य भाग जो होता है वो बामर श्रेणी में काउंट होता है। चलिए बहुत अच्छे, डी वाले भैया बिल्कुल राइट आंसर करते हुए। चलिए अगला सवाल, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। अब इसमें रगड़ के आंसर करेंगे, प्रकाश किरण के तीखे मोड़ पे मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट शार्प एज इज कॉल्ड। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में एक एक बच्चा एकदम धमाका कीजिए। प्रकाश किरण के तीखे कोर पे मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। एकदम जबरदस्त तरीके सभी का आंसर आना चाहिए 20। चलिए बहुत अच्छे, ए क्या बात है आशीष, बहुत अच्छे। विवर्तन के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल कर दिए। डिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे विजय डब्लू, क्या बात है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे। एक फिगर दिया गया है ए और बी का, और बोला गया है इसका समतुल्य धारिता क्या होगा, है ना। इसका समतुल्य धारिता, तो यहां से 3 2 कितना हो गया 5, और यहां से 4, यानी 1/r बराबर निकालेंगे तो ये 1/5 होगा और ये 1/4 होगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया, है ना। इधर 4 हो गया और इधर 5 हो गया, यानी 1/r बराबर यहां से 9/20 हो गया। तो r बराबर कितना हो जाएगा 20/9 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको निकालना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और Lm में संबंध पूछा गया है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और Lm में संबंध पूछा गया है। आप फटाफट तरीके से रगड़ के आंसर कीजिए, है ना। फटाफट तरीके से एकदम धुआंधार आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक दिन मैंने क्लास में बताया था कि इसमें क्या याद रखना है। Lm से याद रखना है लड़का, क्या याद रखना है लड़का, और Lg से याद रखना है लड़की। और मैंने बताया था एक लड़का ज्यादा था, 6 लड़का था और 5 लड़की थी, यानी 6Lm बराबर आपको याद रखना है 5Lg। अब यहां से रिलेशन देख लो, कौन सा रिलेशन बैठ रहा है। यहां देखो तो 5Lm हो रहा है, नहीं होगा। यहां देखो 6Lm हो रहा है, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी के साथ जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर है। देखो क्रॉस गुना करो 6Lm बराबर 5Lg हो जाएगा, यानी ये वाला सही है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगा जानते हुए। एकदम इसको बसा लीजिएगा कि 6 लड़का था, 5 लड़की थी, एक लड़का इधर उधर घूम रहा था, है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा 23, पानी और कांच का वर्तनांक दिया गया है। पानी का 3/2 है और कांच का 4/3 है। तो अब इसका आंसर लगाइएगा। देखो क्या है, पानी का 3/2 है
और कांच का 4/3 है। तो कांच से पानी में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण, अब 23 नंबर में धमाल मचाइए, क्या होगा क्रांति कोण 23 का? चलिए बहुत अच्छे, क्या बात है विजय। 23 का राइट आंसर है साइन इनवर्स 9/8, है ना। देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, है ना, और यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और ये 4/3, तो क्रॉस गुना करोगे तो 3/2 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स 9/8 के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे 24। यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग में, यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य को दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पे क्या असर पड़ेगा? तरंगदैर्घ्य को दुगना कर दिया जाए, पहले लैम्डा था इसको कर दिया गया 2 लैम्डा, तो बोल रहा है फ्रिंज की चौड़ाई पे क्या असर पड़ेगा? चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे 24 में, फ्रिंज की चौड़ाई पे क्या असर पड़ेगा? देखो अगर तरंगदैर्घ्य दुगना हो जाएगा तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, डी लैम्डा बाई डी, है ना, यानी दुगनी हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई भी दुगनी हो जाएगी। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाल मचा दी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कमाल का आंसर आप सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे 25। एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए 25 में फटाफट आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो इसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे 25 में। चलिए बहुत अच्छे, शुभम पांडे, भारती, विजयराज, अमरीश, ताकीर आलम, सूरज कुमार, बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर है 25 में। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है 72 सेंटीमीटर, ठीक है, ए के साथ। चलिए जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, जल्दी जल्दी नहीं होगा, जितना स्पीड में रहा उतना स्पीड में पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो पतली गली से निकल जाओ, है ना। चलिए तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं है कि तुम बोलेगा जल्दी जल्दी करेंगे तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। देखिएगा श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? देखिए पूछा क्या गया है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट इज। 26 में धमाल मचाइए, क्वेश्चन नंबर 26। जिसको ट्रेन छूट रहा है वो पतली गली से एकदम निकल जाओ। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त पूछा गया है, 26 में रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए जबरदस्त, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम तहलका मचा दिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर लगाए हैं। चलिए अगला सवाल 27 देखिएगा क्या पूछा है, एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक दिया गया है, इतना है, तो इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? चलिए आप फटाफट आंसर लगाओ, है ना। एक परिपथ की प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक दिया गया है तो इस प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? आप फटाफट आंसर लगाइएगा 27 में। चलिए बहुत अच्छे, एक एक बच्चा का सही आंसर आता हुआ। 50 हर्ट्ज के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम जबरदस्त आंसर है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सूरज कुमार क्या बात है, पुष्कर, श्वेता, जबरदस्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, एकदम धमाल मचा दी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे 28। बूस्टर का नियम क्या होता है? बूस्टर का नियम, चलिए 28 में तहलका मचाइएगा, बूस्टर का नियम क्या होता है 28, फटाफट तरीके से आंसर लगाओ। चलिए शुभम पांडे, नीरज, मुंचुन, सोफिया, खुशबू कुमारी, बहुत अच्छे आंसर लगाएंगे फटाफट। देखो कई बार बताए हैं बूस्टर का नियम, तो बूस्टर का नियम क्या होगा, म्यू बराबर tan IP, है ना। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम गर्दा उड़ा दिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, चलिए क्या बात है, जबरदस्त आंसर आ चुका है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या पूछा है, बीटा क्षय क्या उत्पन्न करता है?
बीटा क्षय की बात की जा रही है कि बीटा क्षय क्या उत्पन्न करता है, बीटा डीके प्रोड्यूस। चलिए अब इसे सही करके दिखाइए 29 में। बीटा क्षय क्या उत्पन्न करता है, समभारिक, समस्थानिक, आइसोटोन्स या इनमें सभी। 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बीटा क्षय क्या उत्पन्न करता है? चलिए शहनवाज आलम, भूलेंद्र, शुभम पांडे, नौजिश। चलिए एक एक बच्चा का सही जवाब आ चुका है। समभारिक के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका आइसोबार। बीटा क्षय क्या उत्पन्न करता है, तो आइसोबार बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे 30। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ये पूछा है क्या, किसका तरंगदैर्घ्य शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, चार ऑप्शन है, एक्स किरण, रेडियो तरंग, गामा किरण या टेलीविजन तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? चलिए ध्यान से एकदम क्वेश्चन देखना है। चलिए 30 नंबर, बहुत अच्छे। गामा रे के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम तहलका मचा दिए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत जबरदस्त आंसर। चलिए अगला सवाल, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा और संवेग के बीच संबंध पूछा गया है। क्या पूछा है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और संवेग के बीच रिलेशन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम इज। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए एक एक बच्चा एकदम ध्यान से आंसर कीजिए, चार ऑप्शन है, अब रगड़ के आंसर कीजिए 31 का सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छे है ना। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और संवेग के बीच, जितने बच्चे बी के साथ जा रहे हैं एकदम धोती फाड़ रुमाल बना दिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बात है, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे 32 देखोगे, ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो किस चीज का बना होता है? कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। ट्रांसफार्मर का कोर किस चीज का बना होता है? नरम लोहा से, कठोर लोहा से, तांबा से या जस्ता से। 32 नंबर क्वेश्चन में तहलका मचाइए। ट्रांसफार्मर का कोर किस चीज से बना होता है? एक एक बच्चे एकदम रगड़ के आंसर करोगे 32 में। बहुत अच्छे, राइट आंसर क्या होगा? नरम लोहा। बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम तहलका मचा दिए। सॉफ्ट आयरन बिल्कुल सही जवाब है एक एक बच्चे का। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे 33। कौन विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? कौन जो है विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? अब इसमें धमाल मचा दो। Which of the following is not isolated by electric field? चलिए 33 में एकदम रगड़ के आंसर करेंगे। कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन। अब रगड़ के आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या होगा? क्या बात है, 33 में एकदम तहलका मचा दिए हैं। विद्युतीय क्षेत्र से कौन त्वरित नहीं होता है? जितने बच्चे बी के साथ गए एकदम गर्दा उड़ा दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूट्रॉन त्वरित नहीं होता है ना। चलिए बहुत शानदार। चलिए अगला सवाल देखेंगे 34 देखिए क्या दिया है। दो परमाणु की परमाणु संख्या का अनुपात दिया गया है, तो नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया। अब इसमें रगड़ के आंसर करेंगे। द रेशियो ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ टू एटम 1:27, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियस। दो परमाणु की परमाणु संख्या का अनुपात दे दिया गया है बच्चा, नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। अब इसमें धमाल मचा दो एकदम 34 नंबर क्वेश्चन में। बहुत अच्छे, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं गर्दा उड़ा दिए 1:3। बहुत अच्छे, ठीक है, जबरदस्त। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 35। भूतरंगों के लिए आवृत्ति क्या होनी चाहिए? भूतरंगों की आवृत्ति पूछी गई है। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ग्राउंड वेव शुड बी। भूतरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? अब धुआंधार आंसर करेंगे भूतरंगों की आवृत्ति। चलिएगा अब धुआंधार आंसर करेंगे। भूतरंगों के लिए आवृत्ति क्या होनी चाहिए? 0 मेगाहर्ट्ज, 1500 किलोहर्ट्ज, 10⁵ या ऑप्शन नंबर डी 35 में तहलका मचाएं। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे सी के साथ जा रहे हैं जबरदस्त आंसर है आपका
10⁵ मेगाहर्ट्ज से अधिक। सी। चलिए बहुत अच्छे, एक एक बच्चा ने धमाल मचा दिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कमाल का आंसर। चलिए अगला सवाल। एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव को ई की दिशा से थीटा में विक्षेपित किया गया कार्य क्या होगा? थीटा में विक्षेपित किया गया क्या? 36 नंबर क्वेश्चन में नगर के आंसर करेंगे। एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव को थीटा से विक्षेपित किया गया कार्य। 4 ऑप्शन है 36 में। अब गर्दा उड़ा दो, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे। चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम कमाल का आंसर किया। ऑप्शन नंबर ए बहुत शानदार है ना, एक एक बच्चा कमाल मचाता हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारक वाहक कहाँ होते हैं? है ना, अब इसे पकड़ के सही सही आंसर करो, देखते हैं कितने बच्चे एकदम तैयार हैं। है ना, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? होल, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। 37 नंबर में अब धमाल मचाइए, क्वेश्चन नंबर 37। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? चलिए जबरदस्त, एक एक बच्चा का आंसर आने लगा है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर 37 सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल जबरदस्त आंसर है आपका, इलेक्ट्रॉन। बहुत शानदार, ठीक है। चलिए कमाल का आंसर आप सभी का। चलिए अगला सवाल। किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? वेधन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम सेंसिटिव पावर? सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसका होता है? 38 में धमाल मचाइए। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता की बात की गई है, क्वेश्चन नंबर 39। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता। चलिए दबा दबा आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। चलिए क्या बात है, प्रियांश, अजीत, अमरजीत, जबरदस्त। गामा किरण के साथ बच्चे जा रहे हैं और तहलका मचा दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्या बात है, जबरदस्त तरीके से। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, दिया गया है एक तत्व दिया गया और बोल रहा है एक जगह अल्फा कण है और दूसरी जगह बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परमाणु नाभिक की परमाणु संख्या कितनी होगी? अल्फा कण निकल गया और बीटा कण निकल गया, तो 84 जो परमाणु संख्या था, अब 84 से कितना रह जाएगा? 82, 83, 80 या 198? 39। चलिए क्या बात है, बच्चे एकदम फटाफट आंसर करते हुए बी के साथ गए हैं, एकदम रगड़ के आंसर किए हैं। बिल्कुल सही जवाब है 83। चलिए अगला सवाल। पूर्ण तरंगी दृष्टिकोण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? अब इसमें तहलका मचा दो, क्वेश्चन नंबर 40 सही करके दिखाइए। है ना, पूर्ण तरंगी दृष्टिकोण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी। देखो फुल वेव में बताए थे कि पूर्ण तरंगी में हम कितना से गुना करते हैं? 2 से गुना करते हैं। तो आप बताओ सही जवाब क्या होगा 40 का? चलिए बहुत अच्छे, मिथिलेश सागर, नीरज कुमार, विजय, बहुत अच्छे। ज्योति राजपूत, बिल्कुल राइट आंसर है 40 का। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम तहलका मचा दिए। राइट आंसर है 100 हर्ट्ज, है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखिएगा। किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, प्रतिबाधा 15 ओम है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा गया है। किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, प्रतिबाधा 15 ओम है, तो इसका शक्ति गुणांक क्या होगा? 41 नंबर क्वेश्चन में आप रगड़ के आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे। चलिए कमाल का आंसर सभी का, सही जवाब, बहुत अच्छे। सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम जबरदस्त आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी में तहलका मचा दिए। चलिए अगला सवाल। प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा और ध्रुवन तल की दिशा के बीच का कोण आपको बताना है। प्रकाश तरंग के संचरण में दोलन तल की दिशा और ध्रुवन तल की दिशा के बीच का कोण क्या होता है? 42 में तहलका मचाइए, है ना। और ये भी जान लीजिए कि फाइनल एग्जाम में 2 महीने में 90% दिलाने वाला क्वेश्चन आंसर के साथ जो असाइनमेंट है, जो पीडीएफ है, जो वो आ गया है। ठीक है, जल्दी करें, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 1000 में मिल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 1000 में, हिंदी इंग्लिश 400 में, ऑल सब्जेक्ट 1300 में। अगर कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कोई फिजिक्स लेता है सिर्फ,
तो उसे 400 में दिया जाता है। लेने के लिए इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है फोन पे या गूगल पे से। ध्यान देंगे, सिर्फ फोन पे या गूगल पे से ही पेमेंट करना है, पेटीएम से नहीं करना है। पेमेंट के जस्ट बाद आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है और उसी टाइम क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। टोटल लॉन्ग शॉर्ट सब्जेक्टिव एब्जेक्टिव सारे कुछ आपको एकदम तहलका मचा देना है फाइनल एग्जाम में। तो जबरदस्त तरीके से है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट तरीके से। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका था और पूछा गया था प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा और ध्रुवन तल की दिशा का बोझ। तो क्या होगा, 0 डिग्री के साथ जितने बच्चे गए कमाल का आंसर किया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा है, 43 नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक पूछा है। चलो अब बताओ कि नैंड गेट का बूलियन व्यंजक कितना होता है। नैंड गेट कई बार बताए हुए हैं नैंड गेट। चलिए 43 में तहलका मचाइए। क्वेश्चन नंबर 43 नैंड गेट में एकदम रगड़ के आंसर करो बच्चा। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक। चलिए बहुत अच्छे, एक एक बच्चे का सही जवाब आ चुका है। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छे, एक एक बच्चे का सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता, अब आंसर लगाएंगे 1 सेकेंड, 60 सेकेंड, 30 सेकेंड या 45 सेकेंड। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब फटाफट आंसर लगाओ। चलिए डब्लू कोयरन, आर्मी नीरज, खुशबू होलेंद्र, मिथिलेश सागर, बीटीएस राणा जी, बहुत अच्छे। रॉयल ब्राह्मण, बिल्कुल सही जवाब कर लिए आप लोग। बी के साथ जितने बच्चे गए 60 सेकेंड, एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित राशियां हैं वो कौन सी राशि है। द क्वांटिटी विच रिमेन कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सी राशि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित होती है। आवेश, कोणीय संवेग, रैखिक संवेग या उपयुक्त सभी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में धमाल मचाइए। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशि का नाम बताना है। क्या संरक्षित होता है। चलिए एक एक बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, ए के साथ जितने बच्चे गए कमाल कर दिए। आवेश संरक्षित होता है, बहुत अच्छे, आवेश संरक्षित होता है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, एकदम तहलका मचा दिए, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का, है ना। चलिए ऐसे एकदम आंसर करना है फटाफट तरीके से, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। अब बताइएगा। अच्छा थोड़ा सा बड़ा करने के लिए बोल रहे हो। चलिए प्रिंस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए इतना पर ठीक है ना, चलो इतना पर ठीक है, छोटा किए थे क्योंकि इंग्लिश मीडियम दिख सके। चलो इतना पर ठीक है। किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, कांच का, पानी का, हीरा का या अल्कोहल का। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, 46 में तहलका मचाओ। चलिए बहुत अच्छे, हीरा के साथ जितने बच्चे गए हैं सच में तहलका मचा दिया। ऑप्शन नंबर सी डायमंड, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे। दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है, दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर कितना होता है। टू सोर्स ऑफ लाइट आर कोहेरेंट इफ देयर फेज डिफरेंस। दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर कितना होता है। नियत रहता है, बदलते रहता है, नियमित परिवर्तन करता है या आवर्ती परिवर्तन करता है। 47 नंबर क्वेश्चन में धमाल मचाओ। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एकदम रगड़ के आंसर करेंगे। दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर क्या होता है। चलिए एक एक बच्चा का सही जवाब है, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं नियत रहता है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 गर्म करने पे अर्धचालक का प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा। अगर हम गर्म करेंगे तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा। गर्म करने पे अर्धचालक का प्रतिरोध पूछा गया है, क्या होगा, प्रतिरोध की बात की गई है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 48 में
देखो प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है ना, प्रतिरोध घट जाता है। चलिए बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त राहुल, क्या बात है। भारती, श्वेता, निखत, शुभम पांडे, चलिए बहुत अच्छे। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, किससे स्वतंत्र होता है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ। 49 ने पूछा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश किससे स्वतंत्र होता है। चलिए 49 में धमाल मचाइए। क्वेश्चन नंबर 49 किससे स्वतंत्र होता है? चलिए अजीत, भूलेंद्र, नवजीत फटाफट आंसर एकदम लगाएं। श्वेता शर्मा, धर्मपाल कुमार, चलिए बहुत अच्छे। 49 का राइट आंसर आ चुका है, टाइम से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम झकास आंसर है आपका। चलिए जबरदस्त। अगला सवाल, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर कंसीक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसके संरक्षण का परिणाम होता है? आवेश का, ऊर्जा का, चुंबकीय क्षेत्र का, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब एकदम रगड़ के आंसर करते रहे। चलिए बी बी बी, बहुत अच्छे। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाल मचाते हैं। राइट आंसर है ऊर्जा का संरक्षण का परिणाम है ना। चलिए बी वाले भैया एकदम धमाल मचा दी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जबरदस्त तरीके से, क्या बात है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 51, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान पूछा गया है कि प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। चलिए अब इसमें रगड़ के आंसर करेंगे। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, एकदम तहलका मचाइए क्वेश्चन नंबर 51 में। चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट, बहुत अच्छे। एक एक बच्चे देखिए आंसर लगा रहे हैं, क्या बात है। डी डी डी, बहुत अच्छे। 1.6 है ना, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाल मचा दिए। चलिए जबरदस्त। चलिए अगला सवाल 52 देखिए, 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी पूछी है ना। कितना दिया है? P बराबर दिया गया है 4 डायोप्टर, है ना। पावर दिया गया है कितना? 4 डायोप्टर पूछा है, और पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या होगी, अब धमाल मचा के आंसर करेंगे। 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए फटाफट तरीके से आंसर करेंगे, एकदम जबरदस्त। चलिए बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा दिए सभी। देखिए एक एक बच्चा का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल का आंसर किए हैं, है ना, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे। सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। 53, क्या बात है, जबरदस्त। एकदम तूफानी अंदाज में बच्चे आंसर कर रहे हैं। यही परफॉर्मेंस जो है एकदम बना के रखना है ना। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? चलिए फटाफट करेंगे। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन। अब देखो आंसर कितना स्पीड में आ रहा है ना। जो बच्चे डेली क्लास करते हैं वो हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ दे। फाइनल एग्जाम में एकदम 100% तहलका मचाना है ना। एक एक क्वेश्चन एकदम रगड़ के तैयारी कर लेनी है। फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे।
चलिए बहुत अच्छे, 54 में धमाल मचा दिए हैं। विवर्तन के साथ जितने बच्चे के हैं एकदम जबरदस्त आंसर है आप सभी का। चलिए अगला सवाल 55, हीरा के लिए क्रांति कोण, हीरा के लिए क्रांति कोण क्या होगा? हीरा के लिए क्रांति कोण क्या होगा? अब आंसर लगाएंगे हीरा के लिए क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड। चलो 4 ऑप्शन है, अब इसमें धमाल मचाओ। क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब क्या होगा? हीरा के लिए क्रांति कोण में एकदम धमाल मचा दीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, एकदम तहलका मचा दो। एक एक बच्चा जबरदस्त तरीके से आंसर कीजिए, थकना मना है क्योंकि अब आपके एग्जाम में समय नहीं है, समय बहुत कम है। एकदम खुद एक जितना पसीना बहाओगे उतना रिजल्ट चमकेगा, है ना। जितना मेहनत करोगे उतनी जबरदस्त सफलता आपको मिलेगी। चलिए फटाफट से एकदम आंसर लगाएंगे। बहुत अच्छे, जबरदस्त। देखिए राइट आंसर आ चुका है 55 का, ऑप्शन नंबर ए 24.41 डिग्री। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला सवाल, कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी पूछा है। कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है? 0, अनंत, 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे। 56 में अब जबरदस्त आंसर लगा। फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज, फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज 0, इनफिनाइट, 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। 56 में तहलका मचाइए फटाफट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 56, चलिए एकदम तहलका मचाते रहे धड़ाधड़ तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, एक एक बच्चा देखो एकदम कमाल का आंसर लगा रहा है। ऐसे एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर कीजिए। बिल्कुल राइट आंसर है 56 का। देखिए 56 में भी सही जवाब है ना, इनफिनाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम जबरदस्त आंसर है। चलिए अगला सवाल, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है? पतले प्रिज्म द्वारा द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, है ना, ये पूछा गया है पतले प्रिज्म का। चलिए अब इसमें आंसर लगाएंगे। पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? अब इसे भी सही करके दिखाएं बच्चे, एक एक क्वेश्चन एकदम सही करके दिखाना है। फटाफट तरीके से एकदम धमाल मचाओ, फटाफट तरीके से एकदम सही जवाब लगाइए बच्चे। पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। चलिए क्या बात है, रगड़ के आंसर किए 57 में। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम गर्दा उड़ा दिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए एकदम धुआं धुआं कर दिए आप लोग। चलिए अगला सवाल, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होगा? रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर पूछा गया है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है? चलिए अब रगड़ के आंसर करोगे बच्चे। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर पूछा गया, फटाफट तरीके से एकदम धमाल मचाते रहें। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पूछा गया है कलांतर क्या होगा, फटाफट एकदम धमाल मचाओ। क्या बात है, जबरदस्त। देखिए सभी का आंसर आ रहा है 58 में। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रचनात्मक के लिए याद रखिएगा, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एक एक बच्चा का शानदार आंसर। चलिए अगला सवाल तैयार हो जाओ। 59, प्रकाश के एक प्रोटॉन की ऊर्जा की परास क्या होती है? प्रकाश के एक प्रोटॉन की ऊर्जा की परास क्या होती है? आप फटाफट आंसर लगाएंगे। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एकदम ध्यान से आंसर लगाइए बच्चा। प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और रगड़ के आंसर कीजिए। 59 में एकदम तहलका मचा दो। बहुत अच्छे, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल का आंसर है आप सभी का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ऐसे एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर लगाते रहें और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? 60, कौन सी घटना प्रकाश के
कौन सी घटना जो है प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? Which one of the following phenomena support the particle nature of light? चलिए अब धुआंधार से करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। चलिए एक एक बच्चा एकदम कमाल का आंसर किए हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम तहलका मचा दिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अगला सवाल देखेंगे 61। कौन सा कण, देखिए क्या पूछा है आपसे, आपसे यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा कण जो है विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ एक ही समय रहने पर अचल वेग से जा सकता है। वह कौन सा कण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के एक साथ एक ही समय रहने पर अचल वेग से जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन या सभी? 61 में रगड़ के आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर लगाएं। बहुत अच्छे, सही जवाब फोटोन। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए पुष्कर राज, क्या बात है। विजय, ताकिर, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे 62। नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने किया था? न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। नाभिक की खोज कौन किए थे? थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड या पॉवेल? 62 में धमाल मचाइए। क्वेश्चन नंबर 62। नाभिक की खोज किसने की? थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड या पॉवेल? 62 में रगड़ के आंसर कीजिए। नाभिक की खोज, चलिए आर्मी बॉय, सोफिया, भारती, पुष्कर, सुमन, बहुत अच्छे। 62 में जितने बच्चे सी के साथ गए, रदरफोर्ड के साथ गए, जबरदस्त आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होती है? Which one of the following quantity has the same value for electron, proton and neutron? द्रव्यमान, आवेश, संवेग या ऊर्जा? क्या समान होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए? चलिए बहुत अच्छे। प्रिंस यादव, नीरज यादव, श्वेता, पुष्कर, आर्मी बॉय, क्या बात है। 63 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छी। ऊर्जा समान होती है ना? डी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाल मचा दिए। राइट आंसर है एनर्जी। चलिए क्या बात है। अगला सवाल, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है ना? तो विद्युत ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। चलिए फटाफट आंसर करेंगे 64 में। चलिए जोया खान, नीरज, पुष्कर, धर्मपाल कुमार, आंसर लगाएं फटाफट। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। 55 के साथ जितने बच्चे गए कमाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए जबरदस्त, ऐसे एकदम आंसर लगाते रहे। अगला सवाल देखेंगे। जर्मेनियम का बैंड अंतराल कितना होता है? जर्मेनियम का बैंड अंतराल की बात की गई है। द बैंड गैप इन जर्मेनियम इज। जर्मेनियम का बैंड अंतराल कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 1.1, 1.2, 0.7 या 0? 65 में रगड़ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है 65 में? चलिए बहुत अच्छे। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ जितने बच्चे गए एकदम तहलका मचा दिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए जबरदस्त तरीके से सही आंसर है। अगला सवाल देखो। किसी धातु का कार्यफलन दिया गया है कितना? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगा? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में गर्दा उड़ाइए। यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगा? 66 में रगड़ के आंसर करो। चलिए बहुत अच्छे। कितना होगा? 4433 एंगस्ट्रॉम। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या पूछा है 67। ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किस लिए रखा जाता है? जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है बच्चा उसे किस लिए हम परतदार रखते हैं? Why is the core of transformer is laminated?
आखिर क्यों परतदार रखा जाता है? अब इसका आंसर लगाएंगे। ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए, मात्रा क्षय को कम करने के लिए, आवेश क्षय को कम करने के लिए, ये इनमें से कोई नहीं। 67 का राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर के क्लोड को आखिर परतदार किस लिए रखा जाता है? चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं बच्चा, सही जवाब है ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए, है ना। बहुत बच्चे डी के साथ जा रहे थे, डी आपका गलत है। सही जवाब है ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? लेजर क्रिया के लिए देखो क्या पूछा है। लेजर एक्शन नीड्स उच्च दाब, अर्धचालक, उच्च दाब या संख्या परिवर्तन। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? 68 में आंसर लगाएंगे फटाफट। क्या जरूरी होता है लेजर एक्शन के लिए? चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे डी के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है पॉपुलेशन इन्वर्सन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जबरदस्त। अगला सवाल है 69। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है? किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर। आप 69 में रगड़ के आंसर करेंगे। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। 69 में रगड़ के आंसर कीजिए। चलिए बहुत अच्छे, अर्धचालक का तापमान गुणांक जो होता है निगेटिव होता है ना। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम जबरदस्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए जबरदस्त। अगला सवाल देखो। रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1600 वर्ष है। रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1600 साल है। इसकी मध्य आयु क्या होगी? 2309 साल, 1109 साल, 2400 साल या 3200 साल। रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1600 साल है, इसकी मध्य आयु क्या होगी? 17 नंबर क्वेश्चन में अगर क्या आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, है ना। राइट आंसर क्या है? 2309 साल।